संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। दो दिन के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया की कोई ताकत भारत से 1 इंच जमीन नहीं ले सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में सर्विलांस टीम द्वारा घर घर सर्वे के द्वारा मेडिकल स्क्रीनिंग करने और रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में और वृद्धि करते हुए टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने पर दिया बल। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होगी एक महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तिथि की हो सकती है घोषणा। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि वो आज शाम 8:30 बजे आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करेंगे और उन्होंने लिखा कि कोविड-19 के बाद इस वर्ष के बहुपक्षवाद के विषय सहित विभिन्न मुद्दों पर ऐसे समय बात हो रही है जब हम संयुक्त राष्ट्र का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सत्र में पीएम मोदी, नॉर्वे की पीएम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है। भारत शुरू से ही सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण बदले हुए हालात में हो रहे इस आयोजन का विषय भारत की प्राथमिकताओं से मेल खाता है। भारत के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का यह पहला भाषण होगा। इस साल 17 जून को भारत भारी बहुमत के साथ 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। पीएम ने इससे पहले जनवरी 2016 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर मुख्य भाषण दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। यात्रा के पहले दिन राजनाथ सिंह लेह पहुंचे। रक्षा मंत्री के इस दौरे में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी उनके साथ हैं। राजनाथ सिंह ने आज सुबह लद्दाख पहुंचकर सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और लुकुम चौकी पर जाकर भारतीय सेना के जांबाज जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ बातचीत की। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के मद्देनजर राजनाथ सिंह सुरक्षा का जायजा लेने के लिए लद्दाख के दौरे पर पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह ने पैगोंग झील के तट पर स्थित लद्दाख में एक अग्रिम सैन्य चौकी पर सेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है और दुनिया की कोई भी ताकत उसकी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकती। भारत का एक सशक्त नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला लेने, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री। हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। राष्ट्रीय स्वाभिमान ये हमारी पूंजी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अशांति नहीं शांति चाहते हैं, लेकिन भारत के स्वाभिमान पर यदि चोट पहुंचाने की कोशिश की गई तो हम किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। हम अशांति नहीं चाहते, उन्होंने 15 हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की।
लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। उन्होंने 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़पों के दौरान भारत की 20 सैन्य कर्मियों की शहादत का जिक्र करते हुए कहा कि हम अपने जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हाल में ही भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ, उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है, आपसे मिलने की खुशी है। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आकर दो टूक शब्दों ने कहा है कि उनकी वह शहादत, उनका वह बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल स्क्रीनिंग, एम्बुलेंस सेवा और सर्विलांस गतिविधियों के संबंध में राज्य मुख्यालय और जनपद स्तर पर एकीकृत कमांडर सेंटर की स्थापना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसका संचालन राहत आयुक्त कार्यालय में लागू व्यवस्था की तर्ज पर किया जाए। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को संचालित होने वाले विशेष स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन अभियान के कार्यों को परखने के लिए भी ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान अवधि में औद्योगिक इकाइयां पूर्व की भांति संचालित होती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में सर्विलांस टीम द्वारा घर घर जाकर सर्वे के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्विलांस टीम को पूरी तरीके से सक्रिय रखा जाए, सर्वे गतिविधियों को मिशन मोड पर संचालित किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा लगाने के लिए भी निर्देशित किया है। पुलिस कमिश्नरीज हैं, वहां के CPs को निर्देशित किया जा रहा है कि अगले 2 दिन ड्रोन्स का इस्तेमाल व्यापक रूप से करें, जिससे कि ड्रोन्स के मैनेजमेंट से सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, मूवमेंट की व्यवस्था का भी निगरानी किया जा सके। सैनिटाइजेशन और अभियान को, स्वच्छता अभियान को और मजबूती देने के लिए उन्होंने ये निर्देश दिया है कि नगर निगमों में जो भी धनराशि की आवश्यकता है वो नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल दी जाए। जो धनराशि अवेलेबल है नगर निगम में उसका उपयोग भी समय से कर लिया जाए, और जो जगह जगह स्प्रे की व्यवस्था करनी है, वह स्प्रे के लिए मशीनें लगानी है, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे की मशीनें लगानी है, इनकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस अभियान में औद्योगिक इकाइयों को भी पूर्व की भांति चलने की अनुमति रहेगी, लेकिन हर औद्योगिक इकाई में जहां पर भी जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की संख्या है वहां पर कोविड केयर सेंटर जरूर बनाया जाएगा। कोई भी उद्योग कोविड केयर सेंटर के बिना जो है न चले, ये इंश्योर कर लिया जाए, जिससे कि इंडस्ट्री के लोगों को ही इसका लाभ मिले और निगरानी के माध्यम से कहीं भी इंडस्ट्री में भी कोई कठिनाई नहीं आए।
लखनऊ में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामलों को देखते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी स्वयं क्षेत्र के हालात लेने के लिए निकले। कोरोना मामलों की जानकारी के लिए वो औचक निरीक्षण पर लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पहुंचे और यहां पर हालात का जायजा लिया। औचक निरीक्षण के दौरान उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इससे पहले लखनऊ जिला प्रशासन 4 थाना क्षेत्रों में सोमवार से लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर चुका है। लखनऊ में बढ़ रहे लगातार मामलों को देखते हुए 2 दिन का जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसमें भी सख्ती बरती जाएगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1733 नए मामले सामने आए हैं। इस समय राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 16,445 है। अब तक 27,634 कोरोना मरीज उपचारित होने के बाद अस्पताल से अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक 1,084 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में 16,454 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनका इलाज चल रहा है। कल प्रदेश में कुल 54,207 सैंपल्स का कोविड टेस्ट किया गया। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,733 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 16,445 है और जो लोग संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या बढ़कर के अब 27,634 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,084 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 16,454 लोगों को रखा गया है और उनका इलाज विभिन्न स्तर के चिकित्सालयों में कोविड हॉस्पिटल्स में किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4,142 लोग हैं और जिनके सैंपल्स की जांच की जा रही है। कल प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग में एक और बेंचमार्क स्टैब्लिश हुआ। कल प्रदेश में अब तक की हाईएस्ट टेस्टिंग की गई और कल कुल मिलाकर के 54,207 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। इसमें RT-PCR के टेस्ट, एंटीजन टेस्ट और ट्रूनेट के टेस्ट सभी सम्मिलित हैं। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर के 13,79,534 सैंपल्स की टेस्टिंग की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने मेडिकल स्क्रीनिंग, एम्बुलेंस सेवा और सर्विलांस गतिविधियों के संबंध में राज्य मुख्यालय और जनपद स्तर पर एकीकृत कमांड सेंटर की स्थापना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का उपयोग करें। विशेष स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन अभियान के कार्यों को परखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाए। शहरी क्षेत्रों में सर्विलांस टीम द्वारा घर घर सर्वे के द्वारा मेडिकल स्क्रीनिंग करने और रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में और वृद्धि करते हुए टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया है। स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग अपनी सभी इकाइयों को पूरी तरीके से सक्रिय रखें। कोविड और नॉन कोविड चिकित्सालयों के लिए अलग अलग एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए और समस्त वेंटिलेटरों को क्रियाशील रखा जाए। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी अपने अपने प्रभार वाले जनपदों में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न वितरण कार्य को पारदर्शी ढंग से कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि टिड्डी दल के मूवमेंट पर लगातार नजर रखते हुए इसके नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखने पीएम मोदी के अयोध्या आने को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मंथन तेज कर दिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल एक महत्वपूर्ण बैठक सर्किट हाउस में शुरू होगी, जिसको लेकर अयोध्या दौरे पर पहुंचे राम जन्मभूमि परिसर के सुरक्षा सलाहकार व पीएम नरेंद्र मोदी के पूर्व सुरक्षा इंचार्ज के शर्मा और निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों व ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ बैठक कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 18 जुलाई को मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तिथि की भी घोषणा ट्रस्ट करेगी। 18 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक अयोध्या सर्किट हाउस में होगी। इस बैठक में ट्रस्ट के 12 सदस्य मौजूद होंगे, तो वहीं 3 अन्य सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल होंगे। मंडल कमिश्नर MP अग्रवाल, जिलाधिकारी अयोध्या अनुज झा, अयोध्या रेंज IG संजीव गुप्ता, SSP आशीष तिवारी बैठक में मौजूद रहे।
वहीं अयोध्या के संत महंतों का कहना है कि ट्रस्ट जो फैसला लेगा उसे सब मानेंगे। संत महंतों ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन करेंगे। का एजेंडा तैयार हुआ है, एजेंडा आज दिखा दिया गया है। उसमें कोई चीज जोड़नी होगी तो कल तक जोड़ेंगे। कल ट्रस्ट की बैठक है और इतने वर्षों के बाद आदेश आया है भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो। इसके लेकर अयोध्या के साधु संत और आम जनमानस भी एक उत्साह है कि जल्द ही भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें आवे भूमि पूजन में। लेकिन ट्रस्ट की बैठक है, हम लोगों को उम्मीद हम लोग लगाए हैं क्योंकि पूरा देश और पूरा विश्व के आम जनमानस की निगाह अयोध्या पर है और वो लोग आएंगे अयोध्या दर्शन करने के लिए। तो मंदिर की भव्यता इतनी अच्छी हो, इतनी सुंदर हो, इतनी जबरदस्त हो, जिससे लोगों की जो रुचि है और बढ़े और भाव उनका और अच्छा हो। इसके नाते आग्रह है ट्रस्टियों से, उसमें शामिल लोगों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से कि अयोध्या की आवाज, साधु संतों की आवाज को सुने। बस्ती में कृषि विज्ञान केंद्र को भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कृषि विज्ञान केंद्र में इसका चयन किया है। किसानों को नए बीज और खेती के आधुनिक तरीकों को अपने खेतों में प्रयोग और किसानों को प्रशिक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें बस्ती कृषि विज्ञान केंद्र प्रथम स्थान पर आने के कारण भारत सरकार ने 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार उनको दिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बस्ती के कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया कृषि वैज्ञानिक, कृषि जर्नलिस्ट एवं प्रगतिशील कृषक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को नए बीज और खेती के आधुनिक तरीकों को अपने खेतों में प्रयोग और किसानों को प्रशिक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्ती कृषि विज्ञान केंद्र को भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विज्ञान केंद्र में इसका चयन किया है और 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया है। आज इस कोविड-19 के दौर में कृषि विज्ञान केंद्रों को हमने कहा है कि वो अपने यहाँ प्रवासी श्रमिकों को और साथ साथ में स्थानीय जो लोग खासतौर पर कौशल विकास की दृष्टि से उनको ट्रेनिंग दिया जाए और उस दृष्टि से यहाँ पर एक महिलाओं की ट्रेनिंग चल रही है, उनके साथ बातचीत करने का भी मुझे अवसर मिला है। राज्य के भीतर हम लोगों ने 37 कृषि विज्ञान केंद्रों को इस 3 साल के भीतर अपग्रेड करने का निर्णय किया है और जिसके भीतर काम चल रहे हैं। बस्ती के वीके को 3 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि दिया, जिससे यहाँ के आधारभूत संरचना को खड़ा कराया जा रहा है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के दौरे पर आए। यहां उन्होंने कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और सेवापुरी को मॉडल ब्लॉक बनाने पर चर्चा की। बाद में उन्होंने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में इस योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। हमारे साथ बात करने के लिए हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी, सेवापुरी ब्लॉक के गांव के लिए नीति आयोग की क्या योजना है? देखिए, लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक आदर्श ब्लॉक बनाना है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब लोग मिलके और जन आंदोलन के साथ यहाँ का विकास करें। तो हम लोगों ने कई स्कीमें बनाई हैं और जितनी भारत सरकार की और स्टेट की स्कीमें सबको मिलाकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि इसको मॉनिटर करें, अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करें और यहाँ के लोगों के साथ मिलके जो आज ग्राम पंचायत के सारे नेतृत्व के साथ आज चर्चा की और ऑफिसर्स के साथ चर्चा की, एक बेसलाइन बनाया है और क्या क्या प्रोग्राम को यहाँ पूरा कंप्लीट करना है और क्या टाइम के अंदर करना है, ये सारा चर्चा हुई है और इसको हम लोग आगे ले जाएंगे एक मॉडल ब्लॉक की तरह इसको हम लोग और यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी इसमें जो है कितना वक्त लग सकता है और कितना खर्च आने की संभावना? नहीं, हम लोग तो भारत सरकार की सारी स्कीम लगाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको कार्यक्रम को खत्म करेंगे। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, सेवापुरी, वाराणसी। लखनऊ में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुरुवार को 300 से अधिक कोरोना मरीज सामने आने के बाद
जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। लखनऊ के 4 थाना क्षेत्र गाजीपुर, इंदिरानगर, आशियाना और सरोजनी नगर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहां पर सोमवार से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इन थाना क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानें, बाजार, कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने पत्रकारों को बताया कि कल और परसों 2 दिनों में शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में प्रोटोकॉल का पूरा और कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सोमवार के प्रातः 5 बजे के मध्य पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, जिसमें आवश्यक सुविधाएं एवं चिकित्सीय सुविधाओं के अलावा कोई चीज़ें अनुमन्य नहीं रहेंगी। इसी को देखते हुए इन क्षेत्रों के सब जगहों पे इसको इन्फोर्स कराने के लिए विशेष दस्ते बनाए गए हैं, टीम्स बनाई गई हैं। साथ ही साथ 100% सैनिटाइजेशन करने के लिए विशेष सफाई की टीमें बनाई गई हैं। नगर निगम के द्वारा देहात क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के माध्यम से और विशेष रूप से महानगर क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में नगर निगम के माध्यम से ये 100% सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल के अनुरूप सैनिटाइजेशन करेंगे। इसके अलावा सचल दल बनाए गए हैं इन्फोर्समेंट के लिए, ताकि हर क्षेत्र में जो कोविड प्रोटोकॉल है, जिसमें विशेष रूप से मास्क लगाना, अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना, इन चीज़ों को इन्फोर्स कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के नियंत्रण के मामले में भारत दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है। दरअसल भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ तो रहा है, लेकिन उससे भी तेजी से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक भारत में 63.33% रिकवरी रेट हो चुका है। सक्रिय संक्रमण की बात करें तो 3,42,473 संक्रमण के सक्रिय मामले हैं, जबकि 6,35,756 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 से मौत की बात करें तो 25,602 मरीजों की मौत हो चुकी है। वाराणसी में खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रवासी मजदूरों को सेवापुरी ग्रामोद्योग सेंटर पर मिट्टी के खिलौने बनाने की एक विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें तकनीकी का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते जो प्रवासी मजदूर बनारस से आए हैं, इसमें कोलकाता, मुंबई, पुणे के हैं और ये सभी यहाँ पर चाइनीज खिलौनों को मात देने की पूरी तैयारी के साथ मिट्टी के खिलौनों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें पूरी तकनीक और वैज्ञानिक जानकारी के साथ प्रशिक्षक विकास के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें मैजिकल संघ, मैजिकल कछुआ और विभिन्न तरह के आकर्षक खिलौने व दिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें इन प्रवासी मजदूरों का जज्बा है कि हम यहीं पर अच्छी क्वालिटी और अच्छे रेट में इन खिलौनों का निर्माण करेंगे, जिससे कि लोग चाइनीज खिलौनों को लेना भूल जाएंगे और भविष्य में हो सका तो हम इन खिलौनों का और भी बड़ा मार्केट तैयार करेंगे। इसी के साथ ही साथ खादी उद्योग कमीशन के निदेशक धीरेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि ये ट्रेनिंग यहाँ पर 10 दिनों की चल रही है और इन 10 दिनों में प्रवासी मजदूरों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और काफ़ी कुछ सीखा है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपील की गई, लॉन्च किया गया प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत, उसी के तहत, उसी के समक्ष ये हम 120 के हमें 4 ग्रुप हैं हमारे कुमार बहन भाइयों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसमें हम एकदम मॉडर्न ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें डेकोरेटिव आइटम कैसे बने, डेकोरेटिव दिए कैसे बने, डेकोरेटिव झूमर कैसे बने और खाली कुल्हड़ से इन सब से काम नहीं चलने वाला। अभी जो अब से पहले जैसे हमारे त्योहारों से पहले चाइनीज उत्पाद मार्केट में मिलते थे, उन सबको रोकने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी साहब, माननीय राज्य मंत्री श्री सारंगी साहब एवं हमारे कर्मठ दिन रात काम करने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना साहब द्वारा उनके तत्वाधान में, उनके गाइडेंस में ये सब हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। खाली सेवापुरी नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। हर राज्य के राजधानी में हमारे राज्य कार्यालय हैं जो पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं, वितरण करवाते हैं। यहाँ पे अपना काम सीख रहे हैं, सीख लेंगे, आगे जाके काम बढ़ेगा, हमारा काम हम करेंगे, अपना खुद का बिजनेस करेंगे। जैसे हम दूसरों की नौकरी करते हैं, अपना खुद का बिजनेस करेंगे, अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगे। सेवापुरी ब्लॉक पे जो है हमको जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है मिट्टी का खिलौना और बर्तन बनाने के लिए। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो है यहाँ पे अपने से ही कुछ विकास करके जो है, कुछ सीख करके जो है यहाँ अपने भारत को मजबूत बनाए और यहीं पे व्यवसाय करें। और जो चाइना से जो भी खिलौने जो भी आता था, हम सोच रहे हैं कि यहाँ बना करके क्यों नहीं अपने भारत को मजबूत करें और सब अपने साथ में सबका विकास होवे। और यहाँ पे जो है हमारे एक सिखाने के लिए जो है
ट्रेनर हैं जो है विकास प्रजापति जी, उनसे मैंने 2 दिन में 2 चीज़ बनाना सीखा। एक तो पहले गणेश भगवान की मूर्ति बनाना सीखा, आज मैं उनके पास में एक कछुआ बनाना सीखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त भारत आत्मनिर्भर भारत के नारे को उनके संसदीय क्षेत्र काशी की महिलाएं चरितार्थ कर रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह मातृ शक्ति की महिलाएं बड़े पैमाने पर स्वदेशी राखियों का निर्माण कर रही हैं। इन राखियों का निर्माण कर रही महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है उसी से प्रेरणा लेकर वो लोग इन राखियों का निर्माण कर रही हैं। इससे उनको जहां पर रोजगार मिला हुआ है वहीं पर स्वदेश में निर्मित राखियों की वजह से चीन निर्मित राखियों का बहिष्कार हो सकेगा और अब की बार रक्षाबंधन पर हर बहन अपने भाई की कलाई पर स्वदेशी राखी बांधेगी। इस संबंध में डूडा की परियोजना अधिकारी जया सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से महिलाओं के सशक्त कदम से समाज में एक बेहतर संदेश जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने या पूरे देश में जो काम कर रहे हैं इन लोगों को आत्मनिर्भर बना करके अपने पैरों पे खड़े करने की जो सोच है उस सोच के तहत जो है हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ने चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हुए और भारतीय देशी शुद्ध चीज़ों से राखी बनाने का संकल्प लिया कि हम लोग सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में चाइनीज राखी का बहिष्कार करेंगे और मिट्टी से, फूल से, रुद्राक्ष, तुलसी की माला से जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति से रचे बसे हैं इन चीज़ों से हम राखी बनाएंगे और राखी न केवल पूरे काशी के भाइयों के हाथों पे सजेगी बल्कि हमारे समूह की महिलाओं की ये हार्दिक इच्छा है कि हम लोग राखी बना करके अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजें और मोदी जी की कलाई पे उनके संसदीय क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा बनी हुई राखियां उनके कलाई पे सजें। भारत सरकार की जहां कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं वहीं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का जनपद कासगंज में भी असर देखने को मिल रहा है। यहां पात्र लाभार्थी इस योजना से काफी लाभ उठा रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। जनपद कासगंज के परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा विद्याशंकर पाल ने बताया कि वर्तमान समय में कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन की वजह से स्ट्रीट वेंडर, सड़क किनारे बेचने वाले, फेरी वाले आदि की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु भारत सरकार ने रुपए 10,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के देने की व्यवस्था की है। जनपद में 1492 ऐसे स्ट्रीट वेंडर, सड़क किनारे वालों को चिन्हित किया गया है जो इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हें आसान किस्तों पर लोन दिया जा रहा है। इसमें ना कोई गारंटी है ना कोई चीज डॉक्यूमेंट को जमा कीजिए, केवल आधार कार्ड हुआ। धन्यवाद प्रधानमंत्री की तरफ से मैं आभारी हूँ बहुत। और मैं चार्ट का काम करता हूँ और जो मोदी की योजना चली 10,000 की जो मिलेगा मुसीबत में थे उस तरह मैं अपना काम बढ़ाऊँगा, बच्चों का रोजी की रोटी चलाऊँगा। मोदी को बहुत धन्यवाद है इस बात में, मैं बहुत मैं ये 10,000 रुपये ले रहा हूँ उसका मैं आभारी हूँ। भारत सरकार ने मुझे 10,000 रुपये का लोन दिया है, मैं इसका सही उपयोग करूँगा, अपने धंधे को बड़ा बनाऊँगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सरकार का। पथ विक्रेता जैसे रेहड़ी वाले, फल विक्रेता, रेडीमेड कपड़े बेचने वाले, खोमचे वाले, समोसा बेचने वाले इत्यादि लोगों को कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हुई आर्थिक स्थिति में जो उनकी आर्थिक स्थिति में जो कमी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से उनको व्यवसाय करने में पुनः व्यवसाय शुरू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भारत सरकार द्वारा उनको आर्थिक स्थिति को देखते हुए कार्यशील पूंजी हेतु 10,000 रुपये का लोन देने की 10,000 रुपये तक का लोन देने की योजना है जिसमें किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी और नियमित लेन देन करने पे उसको 7% ब्याज में छूट भी दी जाएगी। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। दो दिन के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत से 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकती है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में सर्विलांस टीम के द्वारा घर घर सर्वे के द्वारा मेडिकल स्क्रीनिंग करने और रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में और वृद्धि करते हुए टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने पर दिया बल। और अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होगी एक महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तिथि की हो सकती है घोषणा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। भारत में कला और कलाकार की संवेदनशीलता को हमेशा सराहा गया है और शायद इसीलिए दस्तकार, हस्तशिल्पकार, बुनकर, कारीगर आज भी अपनी हाथ की लकीरों पर विश्वास करते हैं। उनसे अपने भाग्य की लकीरों को जोड़ते हैं, बल्कि अपनी जगह के साथ देश का नाम भी विश्व के पटल पर सितारा सा चमकाते हैं। आज उसी चमक की खोज में चलते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल में ही भारतीय वन अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान भी है, जो भारत में वन प्रबंधन का एकमात्र संस्थान है। इकोलॉजिकल पार्क ही 470 हेक्टेयर का एरिया है, पूरा फेंसिंग कवर्ड है। इसमें प्लांटेशन भी हैं और इस पार्क में पूरा आंवला वगैरह वॉकिंग ट्रेल घूमने के लिए भी है। नक्षत्र वन भी है यहाँ पे, 10 मूल वृक्षारोपण भी है आगे। और अभी ये बेम्बू सेटम का नया प्रोजेक्ट इसमें है। बेम्बू के लिए ये 20 हेक्टेयर में 200 स्पेसीज लगाने का प्रस्ताव है, तो धीरे धीरे 2-3 साल में इसको कवर करना है। अभी 57 प्रजाति हमने लगा दी है और अभी कुछ प्रजातियाँ जो रखी है हमारे पास, ये अभी लगाना है। जितने प्रजातियाँ हैं उसको एक ही जगह पे दिखाने का कि इतनी प्रजातियों के बास यहाँ हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शहर का नाम राजा भोज के नाम पर पड़ा था। 18वीं सदी में यह स्थानीय गोंड राज्य का एक छोटा सा गांव मात्र था। वर्तमान भोपाल शहर की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी, इसीलिए भोपाल को नवाबी शहर भी कहा गया है। क्योंकि हमारा प्रदेश जो है वन्य प्राणियों से भरपूर है, इसलिए बांस का बहुत ज्यादा उपयोग है। उसके अंदर सबसे अधिक ज्यादा है कि उनको रहने की, चिड़ियाओं को रहने की, पक्षी पशु की छिपने की जगह बहुत ज्यादा। मध्य प्रदेश में पूरा बांस लगाने का कार्यक्रम रखा हुआ है। ये जब से हमारे यहाँ बांस मिशन का जो आया है, उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा गति प्राप्त की है। उसके बाद लोगों को ये मालूम पड़ा है कि बांस से हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा काम करने वाले 800 परिवार बांस बसोड़ का काम करते हैं और वो रात दिन जो है इसी पर जीविका अपनी चलाते हैं। हमारे यहाँ बांस मिशन के अंतर्गत इनका जो सामान ये जो बनाते हैं उसको हमारा बांस मिशन खरीद लेता है और उसको जो है हाट बाजार में लगा करके उसको बेचता है। अलग अलग स्पीशीज के बांस होते हैं। मध्य प्रदेश में 2